हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सब लोग? आई होप कि ऑल आर गोइंग गुड। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों भी बिगिनर है, ठीक है, बैंकिंग को एज ए करियर मान लिए हैं बिगिनर्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड होगा पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ हम पूरा बिगिनिंग से और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से आपका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। किस किस पॉइंट का ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, और इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, 4 और 5 पॉइंट बताऊँगा, जिसको आप रेफरेंस मान के अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा ये मेरा रहा है, इस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये कुछ हद तक आपको भी काम आएगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग लोगों का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है और अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। लेकिन जो पॉइंट यहाँ मैं बताने वाला हूँ, 4 और 5 पॉइंट बताऊँगा, इसको आप रेफरेंस मान के अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो, यहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। आई एम भक्तराम मेहर, करंटली वर्किंग इन SBI एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर, और इससे पहले भी आई वॉज वर्किंग इन द यूको बैंक एज ए प्रोफेशनरी। सो ये वीडियो जो है, जिन लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है कि जिन लोगों कन्फ्यूज रहते हैं जिन लोगों ने कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, कैसे स्टार्ट करें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली होगा। तो यहाँ जो मैं पॉइंट बताऊँगा उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला पॉइंट है, ठीक है, यह है गो थ्रू द डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लीजिएगा। बैंकिंग का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का सब एग्ज़ाम करवाता है, इसमें कितना फेज़ का एग्ज़ाम होता है, ये सब डिटेल थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कौन एग्ज़ाम करवाता है ये सब थोड़ा सा जान लीजिएगा। जैसे कि अगर बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम होता है 2 और 3 फेज़ का होता है, कि क्लरिकल का अलग होता है, पीओ लोगों का अलग होता है। तो क्लरिकल का जो होता है वो 2 फेज़ का होता है, जहाँ प्रीलिम और मेन रहता है, और पीओ का जो होता है वो 3 फेज़ का होता है, प्रीलिम मेन उसके साथ इंटरव्यू भी होता है। और अगर SBI का बात करें तो क्योंकि SBI अलग अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और बाकी सब जितना नेशनलाइज बैंक है वो सब मिलके एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो SBI का जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्लरिकल में तो सेम होता है, वो 2 फेज़ का प्रीलिम और मेन होता है, 2 फेज़ होता है। और अगर पीओ का बात करें तो थोड़ा 1 फेज़ ज़्यादा होता है, प्रीलिम मेन इंटरव्यू उसके साथ SBI GD करवाता है, ग्रुप डिस्कशन। बाकी सब नेशनलाइज बैंक का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है IBPS, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसके साथ ही साथ RRB का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है IBPS। यहाँ जो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली पीओ और क्लरिकल का, ठीक है, क्योंकि एसओ का भी एग्ज़ाम होता है। एसओ का तो सिलेबस अलग होता है, और पीओ क्लरिकल सिलेबस सेम ही होता है रहता है, सिर्फ उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा पीओ में ज़्यादा होता है, क्लर्क में कम रहता है। तो ये जो वीडियो है पीओ और क्लर्क का। तो पहला पॉइंट जो मैं बोला, डिटेल्स एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी द डिटेल सिलेबस, यानी कि कौन कौन सा सिलेबस रहता है बैंकिंग में, वो पर्टिकुलर मेंशन रहता है। एडवर्टाइजमेंट में ही आपका मेंशन रहता है, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या रहेगा, डिटेल मेंशन रहता है। वो थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रीलिम में रहता है सिलेबस, जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये रहता है प्रीलिम में, ठीक है, उसके साथ मेन का बात करें तो ये तीनों ही रहता है। उसके साथ ही जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, GA बोलते हैं, वो भी रहता है मेन में। तो प्रीलिम 100 मार्क्स का होता है, और मेंस जो होता है 200 मार्क्स का होता है। और जो सिलेबस स्टडी कर रहे हो, पर्टिकुलरली सपोज मैथ का स्टडी कर लिए हो, रीजनिंग का देख रहे हो, इंग्लिश का देख रहे हो, उसका टॉपिक भी थोड़ा सा डिटेल्स रहता है, मेंशन रहता है कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मैथ का, रीजनिंग का हो या इंग्लिश का, उसके ऊपर थोड़ा सा आप डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, किस किस के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो वहीं उसी से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। उस टॉपिक को पर्टिकुलर स्टडी कर लीजिए, और वहाँ से बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अगर मैं बोलूँगा, अगर कोई बोल रहा है कि SSC हम तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ बैंकिंग भी कर रहे हैं, और दोनों का तो साथ ही एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जिन लोगों ने भी SSC और बैंकिंग को साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं,
वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एसएससी और बैंकिंग में थोड़ा सा सिलेबस अलग अलग रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर रीजनिंग का बात करें तो एसएससी में नॉन वर्बल भी पूछा जाता है, बैंकिंग में नॉन वर्बल पूछा नहीं जाता है। अगर एसएससी का बात करें तो मैथ का बात करें तो एसएससी में ज्योमेट्री पूछा जाता है, बैंकिंग में ज्योमेट्री पूछा नहीं जाता है। तो ये सब थोड़ा सा रहता है, सिलेबस बहुत अलग रहता है। बैंकिंग रीजनिंग में भी कुछ हद तक अलग सिलेबस पूछा जाता है बैंकिंग का, और जो इंग्लिश का भी है, इंग्लिश में भी अलग अलग थोड़ा सा पूछा जाता है। तो ये जो है सिलेबस अलग रहता है, कुछ हद तक दोनों का सिलेबस ओवरलैप करता है, एसएससी और बैंकिंग। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि दोनों सिलेबस को आप स्टडी कर लीजिएगा, जो भी अगर साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी और बैंकिंग का, क्योंकि दोनों का सिलेबस ही अलग रहता है। तो ये जो आप टॉपिक के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस किस टॉपिक के ऊपर पूछा जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपका बेसिक क्लियर कर लीजिएगा। तीसरा जो है हैव ए लुक ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि इससे आपका एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि बैंकिंग जो है किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है बैंकिंग में, ठीक है। इसका ट्रेंड क्या रहा है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है क्वेश्चन पेपर का, ये सब पता चल जाएगा। और आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि जो भी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, 2016 के बाद का एनालिसिस कीजिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि 2016 से पहले का अगर बात करें तो वहाँ जो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा था, सिलेबस तो सेम था, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो एग्ज़ाम लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत चेंज हो गया है। 2016 से पहले अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था, थोड़ा सा लेस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा था। 2016 के बाद ही पैटर्न पूरा चेंज हो गया, यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल जो बोलेंगे वो थोड़ा सा चेंज, अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं प्रीवियस पेपर क्वेश्चन को, वो थोड़ा सा 2016 के बाद का आप ध्यान दीजिएगा, 2016 के बाद का आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको पता चलेगा ट्रेंड कैसा रहा है, पूछने का ट्रेंड है बैंक एग्जाम में। उसके बाद जो है फोकस ऑन वीक एरिया, ठीक है। आपका जो भी वीक एरिया है, सपोज है किसी किसी का एक ही वीक एरिया होता है, किसी का 2 ही वीक एरिया होता है, तो वीक एरिया के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा था इंग्लिश बहुत वीक था, मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होता था मेरे, और इंग्लिश जो होता था बहुत वीक था मेरे में। पहले स्टार्टिंग के टाइम में इंग्लिश में मेरा तो कट ऑफ क्लियर कर पाना मुश्किल हो जाता था, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो मैं इंग्लिश को पहले 20 से 25 दिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई किया, मतलब जब पता चला इंग्लिश इतना मेरे लेवल से बाहर है, मतलब इंग्लिश मेरा बहुत वीक था, तो इंग्लिश क्वालिफाई कर पाना मुश्किल है, तो मैं 20 से 25 दिन सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ाई किया। उसके मैथ और रीजनिंग क्योंकि ऐसे भी आता था तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, और इंग्लिश के ऊपर ही टोटल ध्यान दिया, फोकस किया। उसके बाद मेरा जो रिजल्ट आया 20 और 25 दिन के बाद थोड़ा सा मेरे में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। उसके साथ ही साथ मैं क्या इंग्लिश का क्वेश्चन अटेंड करता रहा, और उसके बाद जो है मैं बोलूँगा रेगुलर न्यूज़पेपर, ठीक है, रीड रेगुलर न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर आप निकाल लो, द हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो आप एक निकाल लो, उसका बिजनेस और इकोनॉमिक्स पार्ट जो रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा रेगुलरली फोकस करो। और जो है एडिटोरियल पेज, ठीक है, एडिटोरियल पेज भी डेली पढ़ो, क्योंकि एडिटोरियल पेज से आपको पता चलेगा जो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है उसी एडिटोरियल से ही आपको उसी का पैटर्न में ही मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन जो पूछा जाता है इंग्लिश में, वो एडिटोरियल पेज से आपको आइडिया आ जाएगा किस टाइप का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। और कभी कभार कोई सा एडिटोरियल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता है, ठीक है, तो एडिटोरियल पेज से आपको पता चलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर हो जाएगा। और रेगुलर न्यूज़पेपर से आपको जीके जो जनरल अवेयरनेस है उसका ऑर्डर आपको मिलता रहेगा। तो रेगुलरली रीड रेगुलर न्यूज़पेपर। आप द हिंदू पढ़ सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी। पहले अगर आप बिगिनर्स हैं थोड़ा सा डायरेक्ट हिंदू में थोड़ा सा जो लैंग्वेज रहता है हाई लेवल का रहता है। अगर बिगिनर्स हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या इंडिया पोस्ट भी पढ़ो, ठीक है। लेकिन एक रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट बना लो, ताकि आपको इंग्लिश में आपका एक कमांड रहे, पकड़ अच्छा रहे इंग्लिश में। और आपको एडिटोरियल पेज से मिल जाएगा कि इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक टेस्ट,
यानी कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैंकिंग प्रिपरेशन में। सबसे जो इम्पोर्टेंट बोलूँगा प्रैक्टिस, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। एटलीस्ट प्रीलिम का 2 या 3 मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिएगा, देना ही देना आपको प्रीलिम का, ठीक है। मेन का आप 2-3 दिन में 1-2 दे सकते हैं, लेकिन प्रीलिम का आप रेगुलर 1-2 एटलीस्ट 2, ठीक है, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट रेगुलर दीजिएगा प्रीलिम का, ताकि वहीं से आपको पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहता है, आपका एक्यूरेसी कितना रहता है, ये सब पता चलेगा। क्योंकि बैंक में जो है पहले क्या था, 2017 से पहले, 18-17 से पहले, एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है, शायद 18 से पहले लगता है, वो जो बैंकिंग एग्ज़ाम रहता था वो टोटल ओवरऑल टाइम एक ही रहता है। अगर सपोज प्रीलिम का बात करें तो अगर प्रीलिम में 100 मार्क्स का होता है, मैथ 35, रीजनिंग 35, इंग्लिश 30, जो 100 मार्क्स का रहता है वो क्या है, आपको 100 मार्क में 1 ही घंटा मिलता है, 60 मिनट्स मिलता है। आप कैसे उसको यूटिलाइज करो, कहाँ कितना टाइम डिवाइड करना है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता था। सपोज कोई इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में 10 मिनट के अंदर इंग्लिश ख़त्म कर लिया, और बाकी सब जो टाइम बचा इंग्लिश का वो मैथ में अगर वीक है तो मैथ के में वो डाइवर्ट कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जो अलग अलग सेक्शनल कटअप भी है और सेक्शनल टाइमिंग भी है, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग जो 60 मिनट का होता है, इंग्लिश 20, मैथ 20 और रीजनिंग 20, 20-20 मिनट का अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ताकि अगर आप इंग्लिश 10 मिनट के अंदर भी कर लिए तो बाकी 10 मिनट आपको वैसे ही वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेक्शन आने तक, क्योंकि वो 10 मिनट किसी और में यूटिलाइज नहीं कर सकती हो। तो अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है पता चल जाएगा, और यहाँ से आपको एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी कितना रहता है ये पता चल जाएगा, ठीक है। आपका एक्यूरेसी कितना रहा है, क्योंकि बैंक एग्जाम में यही होता है, नॉर्मलाइज होता है, जो मार्किंग का नॉर्मलाइज होता है, वहाँ अगर आपका एक्यूरेसी जितना ज़्यादा है आपको ग्रेस मार्क भी मिलता है। सपोज आप इंग्लिश 15 अटेम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन और 15 का 15 आपका सही हो गया, तो आपका 100% जो एक्यूरेसी था इसके लिए आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। आप 15 अटेम्प्ट किए हो, आपका मार्क आता होगा 16.5 इंग्लिश में आता होगा। तो ये जो होता है एक्यूरेसी से आपको ग्रेस मार्क भी मिलता है। तो ये सब आप मॉक टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं तो ये सब पता चल जाएगा, आपका वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, ये सब आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चल जाएगा। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है एनालिसिस, ठीक है। मॉक टेस्ट, एनालाइज द मॉक टेस्ट, गिवन मॉक टेस्ट, जो भी मॉक टेस्ट दिए हो उसको एनालाइज कीजिए, मतलब उसको वैसे छोड़ मत देना, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। मतलब आप जितना जानते हो उतना ही नॉलेज यूटिलाइज किए, उतना मार्क ले छोड़ दिए, लेकिन एनालिसिस करने से आपका इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देगा। जैसे कि अगर एनालाइज कैसे करें, एनालिसिस कैसे करें, ठीक है, ये जो मैं करता था बताता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि ये वाला जो एनालिसिस इस तरीके से करने से आपका भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ये पर्सनली मैंने फील किया हूँ। अगर सपोज आप एक मॉक टेस्ट लगा लिए, एक दिए, उसमें जितना भी मार्क आया व्हाट एवर जो भी मार्क मिला आपको छोड़ दो, उसके बाद आप एनालिसिस जब स्टार्ट करोगे तो पहले उस क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिएगा जहाँ आप क्या अटेम्प्ट किए हो, उसके बाद आपका अटेम्प्ट करने के बाद भी वो रॉन्ग हो गया है। क्यों मैं ये पहले एनालिसिस करने के लिए बोल रहा हूँ, जो अगर छोड़ दिए हो मतलब उसका मतलब आपको वो आता नहीं था, वो छोड़ दिए, ठीक है, तो उसका नॉलेज नहीं था उस क्वेश्चन के बारे में, इसलिए आप छोड़ दिए। लेकिन आप जो अटेम्प्ट किए हो और रॉन्ग हो गया है, मतलब आपको उस क्वेश्चन कुछ हद तक आता था, उसका नॉलेज था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप सोच रहे थे ये सही है, मुझे पता था, अटेम्प्ट किए हो, उसके बाद रॉन्ग हो गया है, मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो वहीं से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको पहले अगर एनालिसिस करोगे कि आपको जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है उसका बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका बेसिक आपको पता चल जाएगा कि क्यों रॉन्ग हो गया है। मुझे लगता था ये सही हो गया है, सही होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद रॉन्ग हुआ है, मतलब मेरा बेसिक या फंडामेंटल क्लियर नहीं है पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के ऊपर, तो इसलिए आपको उसी से फंडामेंटल और बेसिक क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद उस क्वेश्चन को देखो जहाँ आप जो छोड़ दिए हो, वो उसमें क्या पूछा गया था और क्या होना चाहिए, मुझे क्या पता नहीं था, या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या मेरा फॉर्मूला याद नहीं था इस क्वेश्चन के ऊपर, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा जो छोड़ दिए हो। ऐसे आप एनालिसिस कीजिएगा, पहले जो रॉन्ग हो गया है उसको एनालिसिस कीजिए करना, और उसके बाद जो छोड़े हो उसको एनालिसिस करना। तो अगर इस तरीके से आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जो पॉइंट मैं बताया अभी, मैं उस पॉइंट को एक बार रिपीट कर सकता हूँ। फर्स्ट है गो थ्रू द डिटेल एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिएगा। उसके बाद है स्टडी द डिटेल सिलेबस, डिटेल सिलेबस को स्टडी कर लीजिएगा। तीसरा जो है हैव ए लुक ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप एक पकड़ बनाइएगा, मतलब ओवरलुक कर लीजिएगा। और उसके बाद फोकस ऑन वीक एरिया के ऊपर आप फोकस कर लीजिएगा। देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, जितना भी हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाना। उसके बाद है सर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एनालाइज द गिवन मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट बताया, पाँच पॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। यहाँ से आपको एक रेफरेंस मान के, इस कुछ पॉइंट को रेफरेंस मान के अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अपना वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो सब पॉइंट बताइए ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। बिगिनर्स यानी कि जो भी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा इन लोगों के लिए है, बैंकिंग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा है। और मैं बता दूं SBI जो है, ठीक है, और IBPS जो है, इनका जो सिलेक्शन लेवल थोड़ा सा अलग होता है। मतलब कैसे अलग होता है, SBI में क्या होता है, अगर आप किसी वीक एरिया, जैसे मैं बोला था पहले से एनालिसिस करने के लिए, वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया पता करने के लिए बेसिक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि IBPS जो है 7 सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी लेता है। आपको इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में जितना कट ऑफ है वो अलग अलग क्लियर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको टोटल ओवरऑल कट ऑफ जितना है वो भी क्लियर करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन SBI में क्या होता है, आप किसी, अगर सपोज आप मान लो इंग्लिश वीक है आपका, तो उस वीकनेस, जहाँ आपका वीकनेस है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, और उस टाइम को आप जहाँ आपका स्ट्रॉन्ग है उसको दे के यूटिलाइज करके उस टाइम के वहाँ ज़्यादा मार्क ले सकते हो। क्योंकि SBI में इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आप ओवरऑल कट ऑफ ही देखता है। आप सपोज इंग्लिश में 0 भी लाए और ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा ले आए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ऐसा रहता है स्ट्रैटेजी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तब तक बाय, मिलते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर हम बनाएं, ठीक है। बाय।